मूवी की शुरुआत नैनीताल में होती है और कहानी साल 2000 की है। हनी और उसकी बेटी नादिया स्कूल जा रहे हैं। नादिया को सुबह 6 बजे उठाया गया है, जबकि स्कूल 7 बजे शुरू होता है। नादिया अपनी माँ से मजाक करते हुए कहती है कि वह बड़ी होकर स्कूल की प्रिंसिपल बनेगी और सारे नियम बदल देगी। हनी उसे याद दिलाती है कि कुछ दिन पहले वह ट्रेन ड्राइवर बनना चाहती थी। नादिया जवाब देती है कि ट्रेन चलाना तो कोई भी कर सकता है, लेकिन प्रिंसिपल बनकर वह बच्चों को स्कूल से छुट्टी दिलाएगी। स्कूल में पहुंचने पर नादिया अपनी माँ से 3 बातें पूछती है। क्या वह हमेशा अलर्ट रहेगी? नादिया कहती है हाँ। फिर वह कहती है कि किसी को बुली नहीं करने देगी। अंत में हनी उससे पूछती है कि पहले पंच कौन मारेगा। यह सुनकर हमें समझ में आता है कि नादिया एक मजेदार और चतुर लड़की है। इसके बाद हम देखते हैं कि हनी नैनीताल के एक छोटे से कैफे में काम कर रही है, जहां उसका दोस्त विवेक भी काम करता है। हनी विवेक से कहती है कि उन्हें अपने बिजनेस को बढ़ाना होगा और बैंक से लोन लेना पड़ेगा। विवेक उसे आश्वासन देता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और उनकी साझेदारी से उसका बिजनेस भी बढ़ रहा है। फिर हनी कहती है कि उसे बाजार जाना है। हनी सामान लाने के लिए बाजार जाती है। जब वह सामान खरीद रही होती है, उसे लगता है कि कोई उसे फॉलो कर रहा है। दरअसल एक आदमी सच में उसका पीछा कर रहा होता है, जो एक एजेंट की तरह दिखता है। हनी समझ जाती है कि उसे सावधान रहना चाहिए, इसलिए वह अपने पेजर से अपनी बेटी नादिया को एक संदेश भेजती है। संदेश में लिखा होता है प्ले, जिसका मतलब है कि नादिया को स्कूल में कुछ करना है और उसे वहां नहीं बैठना चाहिए। नादिया चुपचाप स्कूल से निकल जाती है और एक लड़के को चॉकलेट देकर उसकी ड्रेस बदल लेती है। उसकी माँ ने उसे अच्छे से ट्रेनिंग दी हुई थी। दूसरी तरफ हनी उस आदमी से बचने के लिए भागने लगती है। नादिया तुरंत सिनेमा हॉल चली जाती है और अपनी माँ को पेजर के जरिए बताती है कि वह वहां है। नादिया ने पहले से ही ट्रेनिंग ली हुई थी कि कब और कैसे छिपना है। सिनेमा में बैठकर नादिया आराम से फिल्म देख रही होती है, जबकि हनी उस एजेंट से बचने की कोशिश कर रही होती है। भागते भागते हनी सोचती है कि अगर वह सीधे घर नहीं पहुंची तो अपनी बेटी को भी नहीं बचा पाएगी। इसलिए वह तय करती है कि उसे उस एजेंट को रोकना होगा। वह एक दुकान से हथौड़ा लेती है ताकि उस एजेंट पर हमला कर सके। जब वह पीछे से उस एजेंट पर हमला करने जाती है, तभी एक और आदमी आता है और उसे लंच मारकर बेहोश कर देता है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि हनी का किडनैप कर लिया गया है। दो आदमी गाड़ी चला रहे होते हैं और हनी डिक्की में बेहोश पड़ी होती है। फिर सीन 1992 के मुंबई में शिफ्ट होता है और कहानी दो टाइमलाइन पर चल रही होती है। कहानी 2000 और 1992 के दो टाइमलाइन में चलती है। 1992 में हम बने को देखते हैं, जो एक स्टंट मैन है। वह हीरो का एक्शन खुद करता है। एक सीन में वह बाइक लेकर ढलान से उड़ता है और गोलियों से शूटिंग करता है। उसका प्रदर्शन शानदार होता है और सब उसे सराहते हैं। फिर स्टंट खत्म होने के बाद बनी अपने दोस्तों लूडो और चोको से मिलता है। लूडो कहता है कि उसके पास कुछ महत्वपूर्ण जानकारी है। बनी जवाब देता है कि यह जगह सही नहीं है और कहता है कि जब उसका शॉट खत्म हो जाएगा तब वे दूसरी जगह मिलेंगे। इस बीच हम हनी को देखते हैं, जो फिल्म के लिए ऑडिशन दे रही है। वह घर से भागकर मुंबई आई है ताकि हीरोइन बन सके, लेकिन उसे बहुत धक्के खाने पड़े हैं, इसलिए वह अभी साइड रोल्स के लिए ऑडिशन दे रही है। उसे डायरेक्टर कहता है कि उसे कुछ समझौते करने होंगे ताकि वह रोल पा सके और आगे अच्छे रोल्स भी मिलेंगे। हनी इस बात से नाराज हो जाती है और डायरेक्टर को लात मार देती है। बाहर जाकर हनी बहुत दुखी बैठी होती है। तभी बनी उससे मिलने आता है और उसके लिए खाना और जूस लाता है। वह मजाक करते हुए कहता है कि एक डायरेक्टर को लात पड़ गई, जो ऑडिशन देने वाली लड़की से था। दोनों के बीच थोड़ी हंसी मजाक होती है, जिससे हनी का मूड थोड़ा ठीक हो जाता है। हनी बहुत दुखी थी। वह सोच रही थी कि वह घर से भागकर यहाँ हीरोइन बनने आई थी, लेकिन अब वह कहीं की नहीं रही। उसने बनी से पूछा, क्या मेरा एक्टिंग अच्छा नहीं है? बनी ने कहा, नहीं, तुम्हारा एक्टिंग बहुत अच्छा है, बस किसी को तुम्हारा टैलेंट समझ नहीं आ रहा। हनी ने बताया कि उसके पास पैसे नहीं हैं और उसने 3 महीने से रूम का किराया नहीं दिया है। वह डर रही थी कि उसकी लैंडलॉर्ड उसे बाहर फेंक देगी। हनी और बनी के बीच दोस्ती का रिश्ता था। हनी की हालत देखकर बनी ने उसे एक ऑफर दिया। उसने कहा,
क्या तुम सोचती हो कि मैं सिर्फ स्टंट करके पैसे कमाता हूँ? मेरा एक और काम है जिसमें तुम्हें एक्टिंग करनी होगी। तुम्हें बस 30 मिनट किसी के साथ बिताने होंगे। हनी ने पूछा, तुम मुझे किस काम पर ले जाने की कोशिश कर रहे हो? बनी ने कहा, नहीं, ये कोई गलत बात नहीं है। तुम्हें सिर्फ एक्टिंग करनी है। स्क्रिप्ट हम दे देंगे। हनी ने कहा कि वह सोचकर बताएगी, लेकिन उसे सोचना पड़ा क्योंकि उसकी हालत बहुत खराब थी। उसका सामान बाहर पड़ा था और बारिश में भीगने के बाद वह एक हॉस्टल में गई थी और अकेले रो रही थी। उसने मन में फैसला किया कि वह बनी के साथ उस सीक्रेट काम को करेगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि हनी और उसके दोस्त एक प्लान बना रहे हैं। डेविड डिसूजा नाम का एक बिजनेसमैन होटल में ठहरा हुआ है और उसे एक हाई टेक डील करनी है। वह अगले दिन सुबह लंदन जाने वाला है, इसलिए उनके पास आज रात का ही समय है। लूडो कहता है कि उन्हें जल्दी करना होगा। टीम को कुछ हाईटेक चीजें तैयार करनी होंगी, जैसे कि वायरलेस डिवाइस, ताकि वे एक दूसरे से बात कर सकें। 1992 में टेक्नोलॉजी इतनी विकसित नहीं थी, इसलिए यह थोड़ा मुश्किल था। लूडो इस टीम का नेता है और खुद को सबसे स्मार्ट समझता है, क्योंकि उसके बिना कोई भी मिशन सफल नहीं हो सकता। अब हम 2000 में लौटते हैं। हनी को गाड़ी के अंदर होश आ जाता है। वह अपने पेजर से अपनी बेटी को एक संदेश भेजती है। जब नादिया को मैसेज मिलता है तो वह सिनेमा हॉल के बाहर जाकर विवेक अंकल को कॉल करती है और कहती है, मैं सिनेमा में हूं, मुझे पिक कर लो। फिर हमें 1982 में ले जाया जाता है। हनी ने अपनी खराब हालत के कारण बनी के साथ काम करने का फैसला किया। हम देखते हैं कि डेविड डिसूजा रिजॉर्ट में आता है और उसकी नज़र हनी पर पड़ती है। वहां हनी और उसके बॉयफ्रेंड के बीच एक झगड़ा हो रहा होता है, जो पूरी तरह से नकली होता है। हनी और बनी वायरलेस से एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हनी रो रही होती है और कहती है कि उसका बॉयफ्रेंड उसे अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहा और महंगे सामान नहीं दिला रहा। डेविड, जो एक बिजनेसमैन है, उसकी तरफ आकर्षित होता है। बॉयफ्रेंड वहां से चला जाता है और डेविड हनी की मदद करने के लिए आता है। वह उसे एक ड्रिंक ऑफर करता है और हनी खुशी खुशी मान लेती है। दोनों ड्रिंक काउंटर की तरफ जाते हैं और उसी समय बनी और उसकी टीम को डेविड के कमरे में जाना था, ताकि वे एक कैसेट या ड्राइव ले सकें और फिर होटल से बाहर जा सकें। वे फिर होटल के अंदर चले जाते हैं। कमरे में जाने के बाद वे इधर उधर चेक करते हैं। उन्हें एक लॉकर मिलता है, जिसे लूडो के हाई टेक गैजेट से खोला जा सकता है। लेकिन लॉकर में सिर्फ कैश और एक वॉच होती है, ड्राइव नहीं मिलती। फिर वे चुपचाप होटल से बाहर आ जाते हैं और हनी को इशारा करते हैं कि वह भी बाहर आ जाए। हनी एक आदमी से बात कर रही होती है, जो उसे अपने कमरे तक ले जाने की बात करता है। अचानक वह कहता है, ठीक है, मैं अभी जाता हूँ, क्योंकि उसे अपने बॉयफ्रेंड की याद आ रही होती है। हनी बाहर जाकर पूछती है, काम हुआ ना? तब बनी कहता है, काम तो नहीं हुआ, शायद ड्राइव उसी के पास है। तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं, तुम घर चली जाओ, हम लोग मैनेज कर लेंगे। हनी कहती है, कैसे मैनेज करोगे? कल सुबह तो वह लंदन के लिए निकल जाएगा। तब चोको कहता है, लड़की इतनी जिद कर रही है, उसे जाने दो। बनी जवाब देता है, तू नहीं समझ रहा, ये कोई साधारण आदमी नहीं है। उसके कमरे के बाहर हाई सिक्योरिटी है। अगर थोड़ी भी भनक लगी तो ये जिंदा नहीं बचेगी। फिर भी हनी कहती है, मैं लेके आऊंगी, उसे पता भी नहीं चलेगा। फिर हम देखते हैं कि हनी लिफ्ट में डेविड से टकराती है और कहती है, मैंने अपने बॉयफ्रेंड को फिर से भूल दिया है। डेविड उसका इशारा समझ जाता है। हनी फिर कमरे में जाती है और उसके ड्रिंक में कुछ मिलाकर उसे बेहोश कर देती है। बनी वायरलेस पर सुनता है कि हनी ने ड्राइव निकाल ली है और जब वह बाहर जाने वाली होती है, तभी डेविड को होश आ जाता है और वह पूछता है, तुम ड्राइव लेकर कहाँ जा रही हो? यह सुनकर बनी को पता चल जाता है कि हनी पकड़ी गई है। वह उसे बचाने जाना चाहता था, लेकिन लूडो और चो को उसे समझाते हैं कि अगर वह गया तो पूरा मिशन एक्सपोज हो जाएगा और उनकी असली पहचान भी सामने आ जाएगी। बनी कहता है, मैं सबूत मिटा दूंगा, लेकिन लूडो बताता है कि हनी एक सिविलियन है और उसे इस मिशन में नहीं डालना चाहिए था। चोको और दूसरी जगह हम देखते हैं कि बनी को लोग परेशान कर रहे हैं। जब वे उसके चेहरे पर थप्पड़ मारते हैं तो वह कहती है, मैं एक्ट्रेस हूं, मेरे चेहरे पर थप्पड़ मत मारो। उसकी सेंस ऑफ ह्यूमर इस मुश्किल समय में भी अच्छी रहती है। बनी कहती है, मुझे किसी ने बताया था कि मुझे रूम में जाना है और आपसे यह लेना है। वह यह भी बताती है कि उसे किसी से बात नहीं करनी है और वह सब कुछ छिपाने की कोशिश कर रही है।
डेविड पूछता है, तुम किसके लिए काम कर रही हो? बनी जवाब देता है, मैं किसी को नहीं जानता। इसी दौरान पीछे के दरवाजे से बनी एंट्री लेता है और डेविड के लोगों को एक्शन फिल्म की तरह पीटता है। हनी ये सब देखकर चौंक जाती है कि उसका दोस्त ऐसा भी कर सकता है। बनी सबको मारने के बाद हार्ड ड्राइव ले लेता है और डेविड को एक मुक्का मारकर हनी के साथ निकल जाता है। थोड़ी देर बाद जब डेविड को होश आता है तो वह शान को बताता है कि हार्ड ड्राइव चोरी हो चुका है और उसे होटल के बाहर आने के लिए कहता है। दूसरी तरफ बनी और हनी एक बाइक पर बैठते हैं। उनके साथ बाकी दोस्त भी होते हैं। हनी लगातार पूछती रहती है कि ये लोग कौन हैं और उनके पीछे क्यों पड़े हुए हैं। बनी कहता है, बस भागने पर ध्यान दो। फिर हम देखते हैं कि शान के लोग भी उनके पीछे आ रहे हैं और बाइक पर उनका पीछा कर रहे हैं। ये चारों बचते बचाते भाग रहे होते हैं। जब बनी गन निकालता है तो हनी चौंक जाती है कि वह किस मुसीबत में फंस गई है। सड़क पर गोलियां चल रही होती हैं और बनी का एक दोस्त फाइट में घायल होकर गिर जाता है। तीनों लोग सफलतापूर्वक भाग जाते हैं, लेकिन अचानक शान एक गोली चला देता है जो हनी को लगती है। बनी उसे बचाने के लिए दौड़ता है और उसे वहां से निकाल ले जाता है। इसके बाद अगले दिन शान जूनी से मिलने जाता है। जूनी पूछता है, यह सब किसने किया? शान जवाब देता है, मुझे लगता है कि यह विश्वा के लोग हैं। वह बताता है कि सभी एजेंट्स ने अपना चेहरा छिपा रखा था और केवल एक ही आदमी पकड़ा गया था। उनके बीच एक लड़की भी थी। फिर हमें बनी दिखाया जाता है जो अपने बाबा से मिलने गया है। बाबा उसे समझाते हैं कि उसने एक सिविलियन को इस काम में क्यों शामिल किया। बनी कहता है, उसे गोली लगी, लेकिन अब वह ठीक है और उसने अपना काम अच्छा किया है। मुझे उस पर भरोसा है। बाबा जवाब देते हैं, भरोसा केवल परिवार पर करना चाहिए। वह अब भी हमारी परिवार का हिस्सा नहीं है। अब हम 2000 के टाइमलाइन में साउथर्न रोमानिया जाते हैं, जहां बनी एक नाइट क्लब में गिटार बजा रहा होता है। वह वहां अपना नया टारगेट ढूंढ रहा होता है जब उसे फोन पर एक मैसेज मिलता है। दूसरी तरफ विवेक के घर में नादिया भी होती है। विवेक ने नादिया को सिनेमा हॉल से पिक किया था। फिर हम हनी को देखते हैं, जिसे होश आ चुका है। वह गाड़ी के डिक्की से बाहर निकलने की कोशिश करती है और सीट कवर को काटकर अंदर आ जाती है। वहां वह दोनों लोगों से हाथापाई करती है और उन्हें टेक डाउन कर देती है। ये सीन देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे कोई जेम्स बॉन्ड की फिल्म चल रही हो। फिर हम विवेक के घर पर जाते हैं, जहां केडी कुछ लोगों के साथ आता है। केडी दरवाजा खटखटाता है और विवेक बाहर आता है। केडी कहता है, हनी ने मुझे उसकी बेटी माया को लेने के लिए भेजा है। विवेक को थोड़ी शंका होती है और वह पूछता है, हनी ने तुम्हें भेजा? केडी कहता है, हाँ, माया को लेने के लिए हनी ने मुझे भेजा है। विवेक पूछता है, आप लोग कौन हैं? उसका नाम माया नहीं है। तभी केडी अपनी जेब से गन निकालता है और विवेक को गोली मार देता है। फिर वे लोग घर में घुसकर नादिया को ढूंढने की कोशिश करते हैं। दूसरी तरफ हम बनी को देखते हैं, जो रोमानिया में है। उसे एक मैसेज मिलता है, इसलिए वह एक साइबर कैफे जाकर डाटा चेक करता है। वहां उसे पता चलता है कि उसकी एक बेटी भी है और हनी अब तक जिंदा है। वे लोग परेशानी में हैं और नैनीताल में कहीं भी हो सकते हैं। बनी जल्दी से नैनीताल पहुंचता है और एक अनाथालय के बाहर जाता है। वह दरवाजा तोड़ता है क्योंकि इसी अनाथालय में वह बड़ा हुआ था। हमें उसके बचपन के कुछ सीन दिखाए जाते हैं। फिर वह वर्तमान समय में लौट आता है और इधर उधर ढूंढने लगता है। उसे लगता है कि यहाँ कुछ सुराग मिल सकता है। जब वह ढूंढ रहा होता है तो उसे एक आदमी दिखाई देता है जो तलाशी ले रहा होता है। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि उसका दोस्त चाको होता है। दोनों एक दूसरे से मिलते हैं। चाको कहता है, मुझे भी वो डाटा मिला था। हनी जिंदा है और तुम्हारा एक बच्चा भी है। मैंने शादी कर ली है और अब मुझे एक परिवार चाहिए था। मेरा एक लड़का भी हो गया है। और फिर वह अपना पेट दिखाता है। फिर वे दोनों अनाथालय के नीचे जाते हैं, जहां उन्हें पुराने गन्स और अन्य सामान मिलते हैं। पनी चाको को कई बार समझाता है कि अब उसकी एक फैमिली है, इसलिए उसे इस मुसीबत में नहीं पड़ना चाहिए, लेकिन चाको उसकी बात नहीं सुनता। दूसरी तरफ हम फिर उसी समय पर लौटते हैं जहां केडी नादिया को ढूंढ रहा होता है। नादिया, जो एक एजेंट की बेटी है, चुपचाप सबको देख लेती है और बाहर कितने लोग हैं ये गिनती करती है। फिर वह अपनी माँ को पेजर से मैसेज भेज देती है। नादिया खुद घर के बाहर निकल जाती है और चिमनी के पीछे छिपने की कोशिश करती है। जब कोई उसे नहीं मिलता तो वह चिमनी से बाहर आकर सीधे मार्केट की तरफ भागने लगती है। वह अपने लोगों को बताती है,
मैं बेस पर जा रही हूँ, तुम लोग यहाँ से उसे ढूंढ कर लाओ। उसी समय एक आदमी ऊपर से आता है और कहता है, लड़की कमरे में नहीं है, लेकिन हमें कुछ सबूत जरूर मिल सकता है। केडी फिर वहां से बेस की तरफ निकल जाता है। दूसरी तरफ बनी को पेजर का मैसेज मिलता है और वह पागल हो जाती है। वह भागने लगती है और गन दिखाकर एक गाड़ी को रुकवाती है। फिर वह मार्केट की तरफ जाने लगती है। फिर से ये लोग पेजर के जरिए एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं और मिल जाते हैं। हनी अपने बेटी को देखकर खुश होती है। अब हमें 1992 में ले जाया जाता है, जहां बनी अपने बाबा से मिल रहा होता है। वे बात कर रहे होते हैं कि इस लड़की पर कैसे भरोसा किया जाए। बनी कहता है, मैं इसे बहुत पहले से जानता हूं, ये कभी हमारे लिए खतरा नहीं बनेगी। बाबा जवाब देते हैं, हमारी टीम में कोई लड़की क्यों नहीं होती? मैं लड़कियों पर भरोसा नहीं करता। तुमने एक सिविलियन को अपने ग्रुप में शामिल करने से पहले एक बार भी सोचा नहीं? बनी कहता है, आप उस पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन बाबा चुपचाप सुनते रहते हैं। बनी कहता है, आज हम मांझी से मिलेंगे। तभी मांझी आता है और बनी उससे अच्छे से मिलता है। बनी बताता है कि वह अनाथालय में बड़ा हुआ था और गुरु वहीं काम करता था, इसलिए उसे बाबा मानता था। स्पीच। बनी पूछता है, प्रोजेक्ट तलवार क्या है? बाबा बताते हैं कि प्रोजेक्ट तलवार एक ट्रैकिंग डिवाइस के बारे में है जो दुनिया में किसी भी व्यक्ति को ट्रैक कर सकता है, चाहे वह किसी देश का प्रधानमंत्री हो या कोई बिजनेसमैन। इससे हम किसी भी सरकार को गिरा सकते हैं। अगर यह गलत हाथों में चला गया तो वे पूरी दुनिया और अर्थव्यवस्था को कंट्रोल कर सकते हैं। दूसरी तरफ हम जूनी और शान को देखते हैं, जो पहले ही जान चुके हैं कि हनी कौन है। पार के फुटेज में उसका फोटो आया था, लेकिन 4 एजेंट्स की तस्वीर कहीं नहीं मिली। शान कहता है कि वह एक जूनियर आर्टिस्ट के लिए ऑडिशन दिया करती थी, इसलिए हम जल्दी से उसका पता लगा लेंगे। फिर हमें हनी दिखती है, जो बेहोश पड़ी है। उसे गोली लगी थी और वह अपने फ्लैशबैक में सोच रही होती है कि कैसे वह एक महल से भागी थी। उसकी शादी पहले हो चुकी थी, लेकिन उसके पति मर चुके हैं। जब वह छोटी थी, उसके पिता एक नौकर थे और उसने छिपकर गन चलाना सीखा था। फिर हनी को होश आता है और बनी उससे मिलता है। वह उसे बताता है कि उनके पुराने पहचान दस्तावेज मिटाने पड़ेंगे, क्योंकि उन्हें पता चल चुका है कि वह कौन है और उसकी जान को खतरा है। वह कहता है, तुम कहीं भी जाना चाहो जा सकती हो, तुम्हें नई पहचान मिलेगी और तुम अपनी जिंदगी फिर से शुरू कर सकती हो। हनी पूछती है, तुमने अपने बारे में कुछ नहीं बताया, तुम कहाँ से आए हो? बनी जवाब देता है, मेरे पिता एक पुलिस ऑफिसर थे। एक बार हम शादी में गए थे, तभी डाका पड़ा और गोलियां चलने लगीं। मेरे पिता ने मुझे छुपा दिया और खुद लुटेरों से लड़ने लगे। उस दिन कोई भी जिंदा नहीं बचा था। मेरे माता पिता वहीं मारे गए थे। फिर मैं अनाथालय चला गया और वहां मुझे एक नए पिता मिले, जिन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया। अब मैं उनके लिए काम करता हूँ और देश के लिए कुछ बड़ा करना चाहता हूँ। फिर हम देखते हैं कि बनी और चोको कोशिश कर रहे हैं ये पता लगाने की कि हनी के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। बनी को रोमानिया में डाटा मिला था कि हनी अभी जिंदा है। जब हनी का कोऑर्डिनेट्स पूछता है तो चोको कहता है, अभी लोकेशन नहीं मिली है, घर में सुरक्षित नहीं है। हनी फिर पूछती है, सेफ हाउस कहाँ है? तब वे नैनीताल के सेफ हाउस का पता बताते हैं। बनी फिर उस सेफ हाउस की जांच करने के लिए निकल जाता है। दूसरी तरफ हम हनी को देखते हैं जो अपनी बेटी के साथ सेफ हाउस जा रही होती है। फिर हमें 1992 में ले जाया जाता है, जहां हनी की पहचान छिपाने के लिए उसे एक घर में रखा गया है। बनी उसका ख्याल रखता है और उसे सिनेमा के कैसेट लाकर देता है, क्योंकि हनी को सिनेमा बहुत पसंद है। धीरे धीरे उनकी दोस्ती और गहरी हो जाती है। अगले दिन सुबह हनी बनी से कहती है, मुझे भी तुम्हारे जैसे एजेंट बनना है। मैं अपनी पुरानी जिंदगी में वापस नहीं जा सकती। मेरी पहचान पूरी तरह बदल चुकी है और मैं मौत के मुंह से वापस आ चुकी हूं। मुझे तुम्हारी तरह एजेंट बनना है। बनी पहले मना करता है, लेकिन हनी की बात सुनकर वह मान जाता है और कहता है, मैं अपने पापा से बात करके देखूंगा। फिर हम देखते हैं कि बनी बाबा से बात करने जाता है। वह उन्हें बताता है कि पहली बार उन्हें हार्ड ड्राइव नहीं मिला था और दूसरी बार हनी ने जान की परवाह किए बिना रूम में जाकर वह हार्ड ड्राइव लाया था, लेकिन उसे गोली लगी थी। फिर भी वह एजेंट बनना चाहती है। बाबा कहते हैं, मैं तुम्हें ट्रेनिंग दूंगा,
मैं तुम्हें हैंड कॉम्बैट और मिशन के बारे में सब कुछ समझाऊंगा। बाबा मान जाते हैं और फिर हमें दिखाया जाता है कि बनी हनी को ट्रेनिंग दे रहा होता है। वह उसे हैंड कॉम्बैट के साथ साथ कम्युनिकेशन स्किल भी सिखाता है। बनी उसे बताता है कि 1992 में जो डिवाइस थे वे कैसे काम करते थे, जैसे वायरलेस और ब्लूटूथ कैसे लगाते हैं, माइक से कैसे सुनते हैं और नज़र कैसे रखते हैं। लूडो भी उसे सिखाने लगता है। बिजनेसमैन से जो हार्ड ड्राइव मिली थी उसे प्रोसेस करने के बाद लूडो उसे बड़े पर्दे पर दिखाता है। बाबा और बाकी लोग भी वहां होते हैं। उस ड्राइव में एक फोटो आती है जो डॉक्टर रघु की होती है। बाबा उसे देखकर चौंक जाते हैं। लूडो बताता है कि रघु अमेरिका में रहते हैं और उन्हें भारत लाने की बहुत कोशिश की गई है। जूनी शायद यह कर दिखाएगी। वह यह भी बताता है कि रघु ने बेंगलोर में एक कंपनी शुरू की है जो दिखने में आईटी कंपनी लगती है, लेकिन वहां एक सीक्रेट काम चल रहा है जो प्रोजेक्ट तलवार से जुड़ा है। बाबा कहते हैं प्रोजेक्ट तलवार को सफल नहीं होने देना है। हमें पता करना होगा कि यह किस स्टेज में है और उनके मूवमेंट्स पर नजर रखनी होगी। दूसरी तरफ हनी ट्रेनिंग ले रही होती है और धीरे धीरे वह शार्प होती जा रही है। वह गन चलाना और हैंड कॉम्बैट सीख रही है। इसी के साथ वह कम्युनिकेशन स्किल भी सीख रही है और एजेंट बनने की दिशा में बढ़ रही है। जब हनी तैयार हो जाती है तो बनी उसे बाबा के पास लेकर जाता है। बाबा उसे मंजूरी देते हैं और कहते हैं, तुम आज से हमारी फैमिली का हिस्सा हो। मैं लड़कियों पर भरोसा नहीं करता, इसलिए अब तक हमारी टीम में कोई लड़की नहीं थी। बाबा बनी को भी चेतावनी देते हैं कि अगर कुछ हुआ तो उसे पता है कि वह कहां से आया था। फिर हमें दिखाया जाता है कि बनी और चोको को सेफ हाउस के कोऑर्डिनेट्स मिलते हैं और वे वहां जाते हैं, लेकिन वहां पहले से ही केडी की टीम मौजूद होती है। वे चुपके से घुसते हैं और एक एक करके दुश्मनों को निपटाते हैं ताकि हनी के लेटेस्ट लोकेशन का पता लगा सकें। दूसरी तरफ हनी के घर से दुश्मनों को पता चला था कि उसने अपना एक सेफ हाउस बना रखा था और वह अभी वहीं पर थी। बनी हनी के करंट लोकेशन के सारे कोऑर्डिनेट्स अपने लोगों को भेज देता है। उसे पता चलता है कि हनी वहीं पर है। जब बनी और चोको वहां से निकलने वाले होते हैं तभी केडी आ जाता है। केडी पहले से ही इन दोनों को जानता है और कहता है, मैं नादिया और हनी को मार दूंगा। चोको बाहर जाकर और दुश्मनों से लड़ने लगता है, जबकि बनी और केडी के बीच हाथापाई होती है। यह लड़ाई बहुत मुश्किल होती है और केडी बनी पर भारी पड़ता है। तभी बनी एक ग्रेनेड छोड़कर वहां से भाग जाता है क्योंकि वह जल्दी से अपनी बेटी और हनी के पास पहुंचना चाहता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि हनी अपनी बेटी के साथ सोई हुई होती है, जबकि केडी के दुश्मन उनकी तरफ बढ़ रहे होते हैं। इसी के साथ सिडेल हनी और बनी की कहानी का दूसरा एपिसोड खत्म होता है।